दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। आज हम आपके 10 दिवसीय सीटेट बूस्टर प्लान में पार्ट 3 लेकर आए हैं और पार्ट 3 में हम आपके लिए एक नई टेस्ट बुकलेट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं आपको 2011 से लेके 2014 तक के PYQ करा रहा हूं। तो ये पार्ट 3 है। आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। दोस्तों, अगर आपने सीटेट का ये समझो छोड़ दिया, ये सीरीज छोड़ दिया, तो सीधे सीधे समझो 2 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखना। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये आपका जो है पेपर, ये हम 3rd नंबर की बुकलेट समझो सॉल्व करा रहे हैं। टोटल हम आपको 10 से 12 बुकलेट सॉल्व करा देंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। आपने देखा होगा जब मैंने बुकलेट फर्स्ट वाली कराई थी या फिर सेकेंड वाली कराई थी, ये क्वेश्चन जो है वो उसमें भी पूछा गया है। तो इसको आप 100% याद करिएगा। टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मैंने टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया है और आज फिर से बता रहा हूँ। इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। नेगेटिव है। बुद्धि एकात्मक कारक है, तो एकात्मक कारक नेगेटिव है। इसके बाद देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, एकदम से आपका आंसर समझ में आपको आएगा। बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो देखो, जहाँ पे भी बहुआयामी की बात करें तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा वाला भी देख लेते हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो निश्चित योग्यता है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूबी हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो एक है, देखिए पहला जो है वो है अभिसारिक विचारक, बी है अन्वय विचारक, सी है आत्म केंद्रित विचारक और डी है सृजनात्मक विचारक। देखो, मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। उस वीडियो को देख लो, वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज भी कराई हुई है। यहाँ से भी हर बार 1 नंबर बनता है। मैं साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है और आपका अन्वय विचारक ये भी गलत है। सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सृजनात्मक विचारक। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन चौथा वाला सही है और आपने इसका जवाब भी देख लिया होगा, बिल्कुल सही है आपके हिसाब से भी। अगला देखिए क्वेश्चन, आकलन। आजकल में आपको आकलन टॉपिक के ऊपर ही वीडियो मिलने वाली है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना। देखिए, अगर आप विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर अगर आप उसे नामांकित कर रहे हैं तो समझो ये नेगेटिव विकल्प है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखो, रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अब कहीं नहीं करना। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। अभ्यर्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, जहाँ पे श्रेणी की बात आएगी तो वो भी नेगेटिव है। तो इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझो। क्वेश्चन कह रहा है, एक समावेशी कक्षा है। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए। देखो, कभी कभी आ गया तो नेगेटिव हो गया। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना मतलब नेगेटिव है। योजनाओं को तैयार नहीं करना गलत है। क्या होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम आपके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सभी सब्जेक्ट की एक मास्टर वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों।
देखो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। अब कभी कभी स्टूडेंटों को हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, पठन वैफल्य का मतलब नहीं पता, तो इसको आपको इंग्लिश की तरफ देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है डिसलेक्सिया। अब मैंने जब आपको ये पढ़ाया था अधिगम अक्षमता, आपने वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पीवाई भी कराए हैं, उसको भी देख लीजिए। अब देखो डिसलेक्सिया में क्या आता है, लेख आ रहा है, लास्ट में क्या आता है, इस प्रकार से लिखोगे आप डिसलेक्सिया, आप इस प्रकार से लिखते हो। तो देखो लेख आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, लेख। अब कोई भी लेख होगा तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप पढ़ोगे। तो ये पठन वैकल्य किससे संबंधित है, ये पढ़ने से है, यानी धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता। तो सीधे सीधे हमारा दूसरा वाला विकल्प है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरटीई से है। आरटीई टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ है, वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है, या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो देखो अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति गलत ऑप्शन है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर ये भी आपका गलत है, चौथा वाला भी गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, तो देखो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना, आप ये नहीं कहेंगे, बच्चों को आप नहीं कहेंगे कि विद्यालय छोड़िए, यानी अपनी जो शिक्षण प्रति है इस पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन आया है आपका, क्वेश्चन कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों को दंडित, तो देखो दंड देना नेगेटिव है, बार बार याद करना, आपको याद नहीं कराना है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना, तो आपको अनदेखा नहीं करना है, ये भी क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, भी और थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट जो पेपर में बुकलेट आई है, जो पेपर में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वही प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे समझो, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, समझिए कि भाई छात्र केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की में बात हो रही है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। देखो यंत्रवत याद कराना, जब भी याद कराने वाली बात आए तो क्या होगा, नेगेटिव है आपका। केवल पाठ्यपुस्तक पर डिपेंड है या बच्चा या टीचर, तो ये क्या है, नेगेटिव है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, देखो नामांकित जहाँ पे बात आएगी लेबलिंग की, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्गीकरण करना, ये क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चों के अनुभवों को क्या करना है, प्रमुखता देनी है, ठीक है, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, तो देखो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं, तो संबंधित नहीं ये नेगेटिव है, यानी संबंधित हैं, तो इसलिए क्या है, ये गलत हो गया। पूर्णतया अलग, तो पूर्णतया अलग नहीं है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन को आप
इस टॉपिक को, संज्ञान और संवेग को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से हर बार पेपर में छपता है एक क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संरचनावादी ढांचे में, देखो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या प्रबलन केंद्रित है? गलत ऑप्शन है। अनुबंधन द्वारा अर्जित, नेगेटिव है ये भी। यंत्रवत याद करना, नेगेटिव है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है ये, यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये वही बुकलेट आप देख रहे हो जो सीटेट की है, जो सीटेट में पूछी गई है कई वर्षों में, वही क्वेश्चन आप देख रहे हो, इधर उधर से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। आप देखो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर आप टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो और बच्चों को स्पष्ट उदाहरण दे रहे हो, गैर उदाहरण दे रहे हो, उसके माध्यम से आप उदाहरण दे के समझा रहे हो, तो ये क्या होगा? ये दोस्तों आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली क्या है? तरीका है। चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो, आप अगर बच्चों को लगातार दंड देंगे या वहाँ पुरस्कार देंगे तो क्या आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी? भाई लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आंतरिक अभिप्रेरणा पड़ेगी? बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये नेगेटिव है आपका। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी। यह बच्चों के प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर आप बार बार बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, पुरस्कार का लालच दे रहे हो या किसी प्रकार से आर्थिक दंड दे रहे हो, तो क्या वो उसके बच्चे के लक्ष्य के बजाय उस पर निपुणता का ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? ये नेगेटिव है आपका। सही ऑप्शन क्या है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। किससे? अगर आप दंड की बात करेंगे तब, या फिर पुरस्कार की बात करेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखो, अधिगम यंत्रवत याद करना, जहाँ पे भी याद करना आएगा देखते ही नेगेटिव हो जाएगा। अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा दूसरों का अनुबंधन है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? रिकॉल आ गया, ठीक है। स्मरण करना यानी लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, बस जितनी मैं आपको करा रहा हूँ 10 साल के ये क्वेश्चन बुकलेट पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ के आपको जाना है। और जो मैंने आपको 18 टॉपिक बताए हैं वो कंप्लीट करना है। 18 टॉपिक ना पढ़ सको तो मैंने एक वीडियो बनाई है 12 टॉपिक पे, 12 टॉपिक वाली वीडियो आप अवश्य देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? यानी शिक्षक जो हैं वो बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज यानी सरल कर सकते हैं? प्रतियोगात्मक अवसरों की, देखो प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिटिव की बात आप नहीं करोगे बच्चों से, ये नेगेटिव है। बार बार यांत्रिक अभ्यास, ये आपका नेगेटिव है। व्याख्यान आपको नहीं देना है। अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के क्या करानी है? अवसर उपलब्ध कराना है। ये बिल्कुल सटीक और पॉजिटिव एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन 16 कह रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल व महत्व। देखो, जब भी केवल शब्द आएगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके नेगेटिव है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, जहाँ पुरस्कार की बात होगी आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, जहाँ पे प्रोत्साहित की बात आएगी समझो पॉजिटिव ऑप्शन है, करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। अब देखो, सार्थक अनुभव की बात करें तो शारीरिक दंड क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, देखो तुलना, जहाँ पे तुलना की बात होगी तो समझो वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो, पहला और चौथा तो गलत हो गया। देखो, पहला विकल्प तो इसमें है तो ये भी गलत हो गया, और जब चौथा वाला विकल्प है वो इसमें फंस रहा है तो ये वैसे गलत हो गया, और फोर्थ में देखो पहला ऑप्शन फंस गया तो ये भी गलत हो गया। तो जो बचा वही आपका आंसर होगा, यानी आपने नेगेटिव पहचान लिए तो सेकंड और थर्ड बचा, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ऑप्शन इनके हिसाब से सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो अभिवृद्धि एवं विकास से है। इस टॉपिक को आप 100% क्लियर करिएगा। इस बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये मैंने टॉप 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन टॉपिक बता रखे हैं, उन टॉपिक में ये वाला टॉपिक ऐड है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास परिवर्त होता है, बिल्कुल सही है। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों को ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ये भी पॉजिटिव है। देखो, विकास कभी भी अकेले, जहाँ पे सिर्फ अनुवांशिकता होता तो वो निगेटिव हो जाता, या सिर्फ पर्यावरण की बात होती तो वो निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों की बात कर रहा है तो ये पॉजिटिव और सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है आपको, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक दंड से प्रभावित नहीं करते। अब देखो, ये वाला नेगेटिव है। अब जब क्वेश्चन ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव आपको मिल जाएगा, ये थर्ड वाला सही है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला और सेकेंड और आपका फोर्थ नंबर वाला पॉजिटिव है, थर्ड वाला नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। अगला देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। क्या कहा जा रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। क्या जन्मजात विशेषताएं हैं, या पर्यावरणीय प्रभाव है, या फिर आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच एक जटिल पारस्परिक क्रिया है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत प्रतिक्रोध। अब देखो, प्राथमिक कारण क्या है, क्या वो जन्मजात विशेषताएं हैं, तो ये तो नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। सभी बच्चे जन्म से एक समान होते ही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच की पारस्परिक क्या है, क्रिया, ये प्राथमिक कारण है। इनके कारण क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी थर्ड वाला। अब देखो, ये वाला जो टॉपिक आप आगे देख रहे हो, ये क्वेश्चन देख रहे हो 20 नंबर, इस वीडियो को मैंने, इस टॉपिक को मैंने, ये टॉपिक का नाम है सामाजिकरण। ठीक है, इसको मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है, और मैंने इसके 10 क्वेश्चन वहाँ पे कराए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को, और वो वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ से भी इस बार एक नंबर 100% मिलेगा, और ये टॉप 12 में ये टॉपिक इंक्लूड है, उस वीडियो को आप समझिएगा। देखो, यहाँ पे द्वितीयक की बात कर रहा है, द्वितीयक सामाजिक एजेंसी की बात कर रहा है। कौन सा उदाहरण है, परिवार एवं मीडिया। जहाँ पे परिवार आ गया तो समझो ये प्राथमिक बन गया। अब यहाँ पे भी परिवार है तो ये क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है, ये तो आपके दोनों कट गए, तो ये परिवार है तो यहाँ इसमें प्राथमिक आ गया, और यहाँ पे पूछ रहा है द्वितीयक। अब देखो, मीडिया एवं पास पड़ोस। ठीक है, तो परिवार एवं पास पड़ोस किस में आता है, ये प्राथमिक है। ठीक है, जबकि मीडिया जो ऑप्शन है, ये सिर्फ मीडिया है, ये द्वितीय वाला है, और ये आपका क्या है, प्राथमिक में चला जाएगा, पास पड़ोस और परिवार।
तो इसलिए ये भी आपका कट गया। और विद्यालय एवं मीडिया, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपके द्वितीय एजेंसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ से 100% आपका पेपर में छपेगा 1 नंबर। तो आप सामाजिक कण को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने जो आपको 12 टॉपिक बताए हैं ना कंटेंट वाले, दोस्तों कंटेंट वाले आप वो ही 12 टॉपिक कंप्लीट करिएगा, वहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास तीव्र गति से घटता है। देखो यहाँ पे घटने की बात हो रही है, घटित होता है, ठीक है, तीव्र गति से घटित होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। अब यहाँ पे देखो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक अवस्था, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपको चुनना है ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट में। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये आ गया लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जो मैंने कोहलबर्ग का टॉपिक आपको बताया है उसको आप करिएगा, वहाँ से आपको पेपर में 2 नंबर पक्के मिलेंगे देखने के लिए। 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, ठीक है। इनके 3 अवस्थाएं हैं, इन्होंने 3 अवस्था बताई हैं और 6 चरण बताए हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है, वहीं से बार बार क्वेश्चन आता है। उन्हीं 6 चरण को समझना है, 3 अवस्थाओं को समझना है। तो इन्होंने देखो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो ये अवस्था जो हैं ये तीनों अवस्था इनकी नहीं है, ठीक है। जबकि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं इनके नैतिक विकास की ये अवस्था है, पहली वाली बिल्कुल सही है। अब ये आ गया जेंडर। मैंने दोस्तों जो टॉपिक आपको टॉप 12 बताए हैं उसमें जेंडर भी ऐड है, जेंडर को भी अच्छे से पढ़िएगा। साथ साथ में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन सीधे आ गए पेपर में, तो जेंडर भी पूछा जाता है। जेंडर के भी बिना भी सीटेट का पेपर कोई भी बना नहीं है आज तक, देख लेना आप पेपर उठा के, और पेपर मैं करा ही रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यानी लड़कियों पर कम ध्यान, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर, यानी लड़कियों पर कम ध्यान देता है और लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है? क्या वो जेंडर पहचान है, जेंडर समरूपता है, जेंडर समरूपता है, या जेंडर पक्षपात है? तो जाहिर सी बात है वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, यानी लड़कियों पे कम ध्यान दे रहा है, लड़कों की तरफ वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये क्या है? जेंडर पक्षपात है। अगला देखो, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली है? ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन आप समझिए। जेंडर परिशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देकर, अगर आप महत्व देंगे तब तो बात नहीं बनने वाली है आपकी, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, आप अलग अलग अगर खेल समूह बना रहे हैं जेंडर वाइज तो ये भी गलत है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं करनी है आपको। जेंडर पक्षपात के बारे में आप चर्चा कीजिए, जेंडर पक्षपात के बारे में आप क्या करना है? आपको चर्चा करनी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? आपका 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो आगे वायगोत्स्की। वायगोत्स्की से आपको सीटेट के पेपर में हर बार कितना 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, देखो इस शब्द को आपको पकड़ के रखना है, ये समझो टैग वर्ड है एक। जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक की बात होगी तो वहाँ पे आराम से आंखें मीच बंद करके वायगोत्स्की लगा देना, ये आपका सही होगा, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत की जब भी बात होगी तो क्या होगा? वायगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी भाषा का अर्जन
करना। एक प्रकार से आप कह सकते हो भाषा को सीखना। और विकास, उसके विकास को समझो संवेदनशील अवधि कौन सी होगी सबसे अच्छी। क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या जन्म पूर्व अवधि है। तो यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका बिल्कुल है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी बायगोत्स्की से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को संकेत देना है, बच्चों को संकेत देना है तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अनुबंधन, मॉडलिंग, प्रबलन, पाड़ या ढांचा। ठीक है, अब देखो इधर अगर आपको पाड़ एवं ढांचा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश की तरफ देख लेना। यहाँ पे शब्द लिखा है स्कैफोल्डिंग। जहाँ पे भी स्कैफोल्डिंग नज़र आ जाए आपको, चाहे वो क्वेश्चन में हो, प्रश्न में हो, चाहे वो उत्तर में हो, तुरंत बायगोत्स्की से रिलेट कर लेना आपको, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्याजे आ गए ये। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन से जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो जीन प्याजे को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनकी 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं को अच्छे से देख लीजिएगा। हर साल चारों अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा डीप लेवल का पूछा जाता है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, तो देखो प्रतीकात्मक खेल ये बिल्कुल होगा नहीं, ये बिल्कुल शुरू की स्टेज है। ठीक है, और अनुकरण एवं पदार्थ स्थायित्व ये भी शुरू की स्टेज है। निगमात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, ये वाला ऑप्शन है संरक्षण कक्षा समावेशन, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए, अब जो आप 29वां क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो ये भी किसका है, जीन प्याजे का है। देखो 2 नंबर आ गए आपके इसमें, जीन प्याजे से कितने आए, 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, और आपका बायगोत्स्की कितना देके गया, बायगोत्स्की भी इसमें 2 क्वेश्चन देके गया, और कोहलबर्गी भी आपका 1 क्वेश्चन देके गया है। ठीक, इस प्रकार से और एक आध निकल आएगा इसमें, अगर देखा जाएगा तो 5-6 क्वेश्चन आपके 2-3 टॉपिक क्लियर करोगे, 5-6 क्वेश्चन कंटेंट वाले आपके यहाँ से फंस जाएंगे, कोई आपको समस्या नहीं आएगी दोस्तों इसमें। ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी उन्हीं का है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। तो देखो अवलोकन अधिगम है नहीं, अनुबंधन है नहीं, प्रबलन है नहीं, रिफोर्समेंट कहाँ है इनका, रिफोर्समेंट से इनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, स्कीमा जरूर है इनका, तो 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। जिग्सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, किससे कह रही है, स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की बात को बायगोत्स्की, देखो फिर से आ गए, तो 3 क्वेश्चन बायगोत्स्की से पूछे गए, 2 आपका जीन प्याजे से पूछा गया, 1 आपका कोहलबर्ग से पूछा गया। ये 6 क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक से मिल गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच है, व्यक्तिगत वार्ता है। ये क्वेश्चन जो है ये हर बार बदल बदल के उदाहरण के माध्यम से पूछा जा रहा है, तो ये इसको 100% आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने अब तक आपको लगभग यहाँ पे आज तक मैंने आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, यानी 3 बुकलेट आपकी सॉल्व करा दी। अभी दोस्तों 7 बुकलेट बकाया हैं, 7 बुकलेट आपकी बकाया हैं। ये 7 बुकलेट बहुत जल्द मैं करा दूंगा, टोटल आपके 10 बुकलेट कराऊंगा। 10 बुकलेट आज आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, और जो 12 मैंने टॉपिक आपको बताए हैं वो कंप्लीट करके जाइएगा। पेपर में कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।